Hello everyone, welcome to Edways Learning once again. This is Sachin Dubey and we are going to discuss Science 1, chapter number 6. Science 1 or Science A, which you usually call it as, comprises of physics and chemistry majorly. उसमें से ये जो chapter है, chapter number 6, it talks about refraction of light. When I say light, it obviously means optics is what I'm talking about. Optics is science of light. And when I say refraction, it means bending of light. Refraction क्या है? It is simply bending of light. लाइट यूजुअली जब ट्रैवल करता है तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करता है. आमतौर पे लाइट टर्न मारना, कर्व होके जाना, बेंड होना ये नहीं करता. लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में, कुछ पर्टिकुलर केसेस में लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट होता है, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होता है. वो क्यों होता है, कैसे होता है, कितना होता है, उसके पीछे रीजंस क्या है, उसके लिए चैप्टर कहीं ना कहीं हम लोग को हेल्प करने वाला है. और रिफ्रैक्शन इटसेल्फ is defined as bending of light in simple terms. Now, what is a light? Light is an agent due to which we can see the world. I want you all to focus on this particular term here. Light is an agent due to which we can see the world. Now, if there is someone who asks you, what makes you see? Why can you see? You cannot say, because I have eyes. Of course, that is one of the reasons, but the major reason behind being able to see the world is light. अगर आपके पास आंखें हैं और लाइट ही नहीं है दुनिया में तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे, राइट? So light is the reason, technical reason that we are able to see. Of course, eyes are the biological reasons. So light का simple definition क्या है? It is an agent due to which we can see the world. Do you remember the properties of light? There are certain properties of light. अगर लाइट के major properties की बात करें तो वो rectilinear motion है, straight line motion है. Then it travels at xyz speed, it performs reflection, it performs refraction, it performs scattering, it performs dispersion, etc etc etc. लेकिन यहां पे अगर स्पेसिफिकली हम लोग लाइट की बात करेंगे तो दो चीजें हैं. पहला, then it travels in a straight line. This is very important to remember. Secondly, speed of light is 3 into 10 raised to 8 meters per second. 3 into 10 raised to 8 meters per सेकेंड. स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर्स पर सेकेंड है. एक बार और यहां पे याद दिलाता हूं. When light falls on plane surface like mirror, it reflects back. जब कभी लाइट एक प्लेन सरफेस पे गिरेगा तो क्या होगा? It will reflect back. It is supposed to come back. That is one of the features of light and these are the details that we know about light. तीन बातें बताई यहां पर. पहली बात कि लाइट स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, it performs rectilinear motion. दूसरी बात, its speed is 3 into 10 raised to 8 meters per second. और तीसरी बात, जब कभी एक प्लेन सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगा, लाइट गिरेगा, लाइट आएगा तो वहां से वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक करेगा. नाउ मूविंग अहेड, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन. हम लोग रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन ये नई प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं बिकॉज हम लोग ऑलरेडी अवेयर हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करता है और उसकी स्पीड कितनी है? 3 into 10 raised to 8 meters per second. और वो रिफ्लेक्शन परफॉर्म करता है जिसका मतलब है बाउंसिंग बैक और रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेन और स्मूथ सरफेस. नाउ दिस इज एन एक्टिविटी शोन हियर. यू टेक अ सिंपल ग्लास ऑफ वाटर एंड यू इंसर्ट अ पेंसिल इनसाइड इट. अगर वो पेंसिल आपने स्ट्रेट डाली तो आपको यहां पे कंटिन्यूटी दिखाई देती है. पेंसिल का एक कंटिन्यूटी दिखाई दे रहा है. पेंसिल ब्रेक हो रहा है ऐसा बोलेगा नहीं. लेकिन उसी पेंसिल को आपने बेंड किया तो यू कैन सी द पेंसिल ब्रेक्स समवेयर इन बिटवीन. द पेंसिल ब्रेक्स समवेयर इन बिटवीन. दिस पर्टिकुलर इमेज और दिस पर्टिकुलर illusion or this particular view defines or sets the table to discuss the concepts of what? रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए ये इमेज, ये ऑब्जर्वेशन, ये एक्टिविटी हमको कहीं ना कहीं इनिशिएट कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है कि हम लोग चीजों को आगे लेकर जाए. नाउ लुक एट द एक्सप्लेनेशन. व्हेन लाइट रेज कम फ्रॉम योर आईज एंड दे स्टार्ट बेंडिंग, ऑब्जर्व दीज रेज. इसको ऐसे जाना था और इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये दोनों ही रेज क्या हो गए? बेंड हो गए. इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ये रे जो ऐसे जानी चाहिए थी और ये रे जो ऐसी जानी चाहिए थी, वो दोनों रेस क्या हो गए? बेंड हो गए.
both the rays seem to be what? Seem to be bending. Both the rays seem to be bending. Why do they bend is the question. Question क्या है? Why do they bend? और इसका बहुत सिंपल, साधारण, आसान सा जवाब यह है, they bend due to change of मीडियम. दे बेंड ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम. जब लाइट रे का मीडियम चेंज होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, मीडियम ए से मीडियम बी में जाएगा, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा, या मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगा, लाइट रे क्या होगा? बेंड होगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसकी प्रॉपर्टी है. जब कभी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, इट इज सपोज टू बेंड. नाउ देयर इज अनदर एक्टिविटी. You take a normal water, okay? Keep a coin in a vessel, slowly go away from the vessel, stop at a place where the coin disappears. Keep looking in the direction of coin. Now slowly fill water in the vessel. You will be able to see the coin once the level of water reaches a certain height. Why does it happen? एक नॉर्मल सा कप ले लो, उसके अंदर एक कॉइन रख दो और उससे दूर हटना शुरू हो जाओ. उस पॉइंट तक जाओ जहां से आपको कॉइन दिखना बंद हो जाए. उसके बाद उसी कप में पानी डालो, तो जहां आप खड़े हो वहां से आपको वापस दोबारा कॉइन दिखना शुरू होता है. उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे का रीजन है रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन वंस अगेन इज अ रीजन बिहाइंड सच बेंडिंग और सच काइंड ऑफ विजिबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी. नाउ सी दिस पर्टिकुलर रे coming out of the eye straight matches with the ray that is coming out of the coin, and they meet each other, or they basically form a straight line, so you can see the coin. At one point of time जब आप दूर चले जाते हो, you cannot see the coin, but as soon as you fill it with water, जो रे आपके हाथ से आ रही है वो straight ना जाके वो bend हो रही है, वो straight ना जाके वो bend हो रही है. That is the reason you are able to see the coin. Other way around, जो रे कॉइन से बाहर आ रहा है, जो रे कॉइन से बाहर आ रहा है, वो स्ट्रेट ऐसे नहीं जाके वो बेंड हो रहा है, और उस बेंडिंग की वजह से आपको कॉइन यहां विजिबल होता है. राइट? लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो बेंड होगा, और अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो वो बेंड नहीं होगा. यहां पे पानी नहीं है, यहां पे पानी नहीं है, देयर इज नो बेंडिंग, बट व्हेन यू फिल इट विद वाटर देयर इज बेंडिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट बेंडिंग यू आर एबल टू सी द coin, because the ray which is coming out of the coin does not go straight and miss your eye, rather bend and hit your eye. That's the reason you're able to see the coin. Now, coming back to the basic way of defining it. Light changes its direction when going from one transparent medium to another. When going from one transparent medium to another transparent medium, this is called reflection of light. This is called refraction of light. अगर कोई आपसे बोलता है कि refraction of light define करो, तो आप उसको इस तरह से define करोगे. Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called refraction of light. यहाँ पे transparent medium इसको specifically mention किया गया है because the more and more medium goes on becoming opaque or translucent, रिफ्रैक्शन उतना क्लियरली वहां पे दिखाई नहीं देता. टू बी एबल टू सी क्लियर रिफ्रैक्शन यू मस्ट हैव एक्सपेरिमेंटेड थिंग्स ऑन ट्रांसपेरेंट मीडियम. नाउ देयर इज अनदर एक्टिविटी व्हिच इज थ्रू अ ग्लास स्लैब. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? एक स्ट्रेट लाइन, ये एयर मीडियम है यहां पे, ये भी एयर मीडियम है यहां पे, लेकिन ये क्या है? ये ग्लास मीडियम है. देयर इज एयर मीडियम, देन देयर इज ग्लास मीडियम, देयर इज एयर मीडियम. फ्रॉम द डायग्राम व्हाट इज वेरी स्पेसिफिकली सीन that light ray is entering here, right? यहां से यहां तक का स्ट्रेट लाइन मोशन है. उसके बाद उसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लाइट रे को चुपचाप इस तरह से निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ. क्यों? बिकॉज देयर केम ग्लास, अनदर मीडियम, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट दिस हैपेंड, दिस बेंडिंग हैपेंड. अगेन इस रे को चुपचाप ऐसे निकल जाना चाहिए था, ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं. क्या हुआ? दोबारा बेंडिंग में. क्यों? बिकॉज ग्लास से वापस हम कहां आए? एयर पे आए. ग्लास से हम वापस एयर पे आए. तो इनिशियली एयर टू ग्लास was the first diffraction incident, then glass to air
was the second refraction incident. That is how exactly refraction takes place twice, and first at PQ surface, second at SR surface. ग्लास एयर ग्लास, ये जो कॉम्बिनेशन है ये दो बार रिफ्रैक्शन कॉज कर रहा है, और ये जो एक्टिविटी ये आपको ज्योमेट्रिकली एक पेपर पे एक ग्लास स्लैब रख के लाइंस ड्रॉ करके हेल्प करता है ये जज करने के लिए किस तरह से आपकी बेंडिंग होती है. एंड दीज आर सर्टेन सिंपल स्टेप. Keep a glass slab on a blank paper and draw its outline PQRS as shown. So, the first thing you'll be doing is PQRS. Okay? आप वो rectangular slab का PQRS draw कर लोगे. This is done. Draw an inclined straight line on the side PQ so that it intersects PQ at N. You see? Inclined laid out किया है so that it is intersecting at N. Pairs two pins vertically at points A and B along the same line. इस लाइन पे दो पिंस इंसर्ट करने आपको उस पेपर पे. Going ahead, look at the pins A and B from the opposite side of the slab. आपको यहां से देखने की कोशिश करनी है. And pair pins C and D vertically so that images of A and B are in line with C and D. आप जब यहां से देखोगे तो आप C और D ये दो पिंस इंसर्ट करोगे और आपको लगेगा कि A B C D सारे एक लाइन में है. आपको लगेगा कि A B C D सारे एक लाइन में है. Okay, so having done with the second point, go for the third. Look at the points A and B from the opposite side of the slab and pierce P, C and D vertically so that images of A and B are in line with C and D. आप जब यहां से C, D, A, B को ऑब्जर्व करोगे such that आपको A, B, C, D सारे एक लाइन में दिखे तो आप C और D पिंस भी इंसर्ट कर देना. Now remove the chip and the pins and draw a straight line going through points C and D so that it intersects SR at M. CD से आपको एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है ताकि SR को हमको M पे इंटरसेक्ट करने मिले. C और D से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ताकि SR को आप M पे इंटरसेक्ट कर पाओ. Now join points M and N. You have to join points M and N. Observe the incident ray AN and emergent ray MD. इस पूरे सिचुएशन में आपका जो रे AN है यहां से लेके यहां तक का पार्ट वो कैसा रे है, वो इंसिडेंट रे है, और आपका जो रे MD है दिस इज गोइंग टू बी द एमर्जेंट रे. MD इज गोइंग टू बी द एमर्जेंट रे. और इसके बाद आप अगर पूरा डायग्राम ऑब्जर्व करोगे तो विल कम टू नो AB initially AN which is the incident ray was incident on the surface, then it got bent. Then NM is the ray and again NM got bent into MD. तो AN हमारा इंसिडेंट रे है और ग्लास स्लैब से बाहर क्या आया, MD बाहर आया, तो MD हमारा एमर्जेंट रे है. दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी shows two refractions at two different surfaces. One is air glass boundary. This is air glass boundary and this is glass air boundary. Air glass and glass air. Now there are certain laws of refraction. Refraction जो होता है ना, इसके कुछ तौर तरीके हैं, इसके कुछ laws हैं, इसके कुछ rules हैं जिनको फॉलो करते हैं, right? So we are here to study the laws of refraction, wherein the very first law says that incident ray, refracted ray at the point of incidence are on the sides of normal to the surface, are on the opposite sides of normal to the surface. अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा CD जो कि नॉर्मल है उसके एक तरफ AN है और दूसरी तरफ BN है. मतलब अगर आपका ये सरफेस है और आपका ये नॉर्मल है और आपका ये इंसिडेंट रे है और आपका ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो आपके नॉर्मल के एक तरफ का आपका इंसिडेंट रे आता है और दूसरी तरफ आपका रिफ्रैक्टेड रे आता है. विच मीन्स व्हाट? Which means the incident ray and refracted ray are on the opposite sides of the normal. That's the first law. Second law, incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane. अगर आप इस white color के patch को observe करोगे, so it looks like a drawing page. What I'm trying to say, it's a single plane. तो आपका जो incident ray है, आपका जो refracted ray है और आपका जो नॉर्मल है, सारे के सारे एक ही प्लेन में आ गए. दैट इज लॉ नंबर 2. एंड लॉ नंबर 3, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, कोई भी दो मीडियम हो, टी कॉफी, मिल्क वाटर, एयर ग्लास, व्हाटएवर,
for a given pair of media, the ratio of sign of incidence to the ratio of sign of refraction is a constant. Sin I to sin R हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. किसके लिए? गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए. एयर ग्लास के लिए साइन आई साइन आर कॉमन रहेगा, ग्लास एयर के लिए साइन आई साइन आर कॉमन रहेगा, और कोई भी दो मीडियम्स के लिए साइन आई साइन आर कॉमन होगा. मतलब दो पर्टिकुलर मीडियम्स के लिए साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है. नो व्हाट इज आई? इट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट इज आर? इट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. लेट अस डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यू कैन सी हियर I is angle of incidence. What is angle of incidence? The angle that incident ray is making with the normal is called as the angle of incidence. The angle that incident ray is making with the normal is called as angle of incidence. And the angle that refracted ray makes with normal is called as angle of refraction. The angle that refracted ray makes with normal is called as angle of refraction. तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. और कोई भी दो मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू बी व्हाट? ऑलवेज अ कांस्टेंट. ये आपका थर्ड लॉ बोलता है. इसी लॉ को कई जगह स्नेल्स लॉ भी बोला गया है, बट हियर वी कॉल इट एज द थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. बिफोर गोइंग अहेड, विल जस्ट ट्राई टू रिवाइज ऑल द थ्री लॉज. The very first law says that incident ray, refracted ray at the point of incidence are on opposite sides of normal. They are not on the same sides of normal. Second thing, the incident ray, refracted ray and normal are in the same plane. सारे के सारे एक ही प्लेन में आते हैं. हम लोग अलग अलग प्लेन में इसको डील नहीं करते. और तीसरा कि गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो रेशियो है साइन ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. हमेशा कांस्टेंट होगा. So that precisely sums up the laws of refraction. Now, talking of refractive index. Refractive index क्या है? जैसे हर किसी चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट दिया गया है, एक मेजर दिया गया है, एक पैरामीटर दिया गया है, वैसे ही कोई भी आपका मीडियम कितना रेयर है या कितना डेंस है, ये पता करने के लिए जो पैरामीटर दिया गया है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी को जज करने के लिए कि वो कोई अंडरवेट है या कोई ओवरवेट है या कोई ओबेस है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज BMI, बॉडी मास इंडेक्स. नाउ बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली टेल्स यू इफ यू आर ओवरवेट और इफ यू आर अंडरवेट. मेल्स के लिए एक कैटेगरी होती है, रेंज होता है इतने से इतना होना चाहिए. फीमेल्स के लिए एक रेंज होता है इतने से इतना होना चाहिए. इसके इस तरफ है तो आप अंडरवेट हो, इसके इस तरफ है तो आप ओवरवेट हो. जैसे BMI टेल्स यू हाउ हैवी और हाउ लाइटर यू आर, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स for a given medium tells you how rare it is and how dense it is. अच्छा, ये सब बातें क्यों चल रही है? Because I want you all to know कि bending कैसे होता है. And for that you need to concentrate here. मान लो यहां ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है. मीडियम 1 एंड मीडियम 2. नॉर्मल, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे. ठीक है. नाउ लेट अस से फर्स्ट केस में मेरा फर्स्ट मीडियम इज डेंस और मेरा सेकेंड मीडियम इज रेयर, और सेकेंड केस में मेरा फर्स्ट मीडियम इज रेयर एंड सेकेंड इज डेंस. ओके, मैंने क्या कर दिया? दो अलग अलग सिचुएशंस ले लिए. पहले सिचुएशन में बोल दिया कि मीडियम नंबर 1 इज डेंसर, कंपैरेटिवली डेंसर टू मीडियम नंबर 2, और सेकेंड केस में मैंने बोल दिया मीडियम नंबर 1 इज कंपैरेटिवली रेयर टू मीडियम 2. अब जिन लोगों को रेयर और डेंस ये वर्ड्स का ही मतलब पता नहीं, उनको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं. एक क्लासरूम में मान लो, उस क्लासरूम की कैपेसिटी है 40 बच्चे उस क्लासरूम में बैठ सकते हैं, और ऐसे क्लासरूम में मान लो आपने 5 ही बच्चे बिठाए जहां 40 की कैपेसिटी है. इफ यू फिल इट ओनली बाय 4 स्टूडेंट्स, आई वुड से द क्लास इज रेयरली फिल्ड. इट इज रेयरर, द मीडियम इज रेयर. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 40 के क्लासरूम के कैपेसिटी के क्लासरूम में आप 60 बिठा दो, 70 बिठा दो, आई विल से द क्लासरूम और द स्पेस इज डेंसली फिल्ड, राइट. सो अगर मीडियम में पार्टिकल्स बहुत पास 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 है तो वो डेंसर मीडियम है,
और अगर पार्टिकल्स आराम से स्केटर्ड है तो वो रेयर मीडियम है, राइट। सो यहां पे फर्स्ट मीडियम डेंस, सेकेंड रेयर, और वहां पे फर्स्ट मीडियम रेयर, सेकेंड डेंस। तो रिफ्रैक्शन होता कैसे है? अगर डेंस टू रेयर जा रहा है, अगर डेंस टू रेयर जा रहा है तो लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल से दूर गया। और अगर रेयर से डेंस जा रहा है सो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, ये अगर आपका नॉर्मल है तो आपका जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, आपका लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। तो हाउ यू रिमेंबर इट? इफ इट इज गोइंग डेंस टू रेयर, ओके, देन अवे फ्रॉम नॉर्मल, after going rare to dense, then towards normal. That is how it is categorized and that is how you're supposed to remember. अब यहां पे they have said refractive index of medium 2 with respect to 1 is defined as, पहले तो उसको नोटेशन इस तरह से दिया जाता है, refractive index of medium 2 with respect to 1 इस तरह से लिखते हैं, is defined as the ratio of वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 टू वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। लाइट रे का पहले मीडियम में जो वेलोसिटी है उसको मान लो हमने v1 बोल दिया, और दूसरे मीडियम में जो वेलोसिटी है उसको मान लो v2 बोल दिया। तो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। As a whole, if you're supposed to remember here, we would say this is the formula we believe in. इस स्लाइड से हमको सिर्फ ये एक फॉर्मूला ले जाना है, और वो क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। As simple as that. ठीक है। ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका उल्टा होगा, जो डेफिनेटली ऐसा होगा। तो कॉमन सेंस आपको बता चुका है कि वो फॉर्मूला क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और फॉर्म्स ऑफ डीलिंग विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी। अब यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ मीडियम बोला है ना, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी मीडियम, मीडियम इज नॉट ट्रैवलिंग, मीडियम नहीं ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस मीडियम में लाइट के वेलोसिटी की। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। आई रिपीट, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। विल टेक अ वेरी स्मॉल रिकैप ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास दो मीडियम्स हैं अलग अलग, मीडियम 1 और मीडियम 2, और मेरे पास दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, तो मैं पता कर सकता हूं कि उनके वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। लाइट रे का वेलोसिटी एक मीडियम में क्या होगा और दूसरे मीडियम में क्या होगा, और उनका आपस में रेशियो क्या होगा। वाइस वर्सा, इफ आई हैव टू मीडियम्स और मीडिया रादर, एंड आई नो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दोज मीडिया, आई कैन एक्चुअली फाइंड आउट what would be the refractive index of one medium with respect to another. Now when I say with respect to, I want you to understand कि एक क्लासरूम है जिसमें 40 कैपेसिटी में 6 बच्चे बैठे हैं, और दूसरा क्लासरूम है जिसमें 40 कैपेसिटी में 8 बच्चे बैठे हैं। अब टेक्निकली बोथ आर रेयरली फिल्ड, बट आई वुड स्टिल से कि 8 वाला जो कैपेसिटी क्लासरूम है ना, दैट इज मोर डेंसली फिल्ड टू 6 वाला, एंड 6 वाला इज मोर रेयरली फिल्ड कंपेयर टू 8 वाला। अदर वे राउंड, अगर 40 कैपेसिटी क्लासरूम में एक बार 70 बिठा दो और एक बार 80 बिठा दो तो दोनों डेंसली फिल्ड है। स्टिल आई वुड से 80 वाला is comparatively dense with respect to 60 and 60 is comparatively rare with respect to 80. I hope you have understood this concept. Here we have shown किस तरह से अगर फर्स्ट मीडियम रेयर है और दूसरा डेंस है तो बेंडिंग हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर फर्स्ट मीडियम डेंस है और दूसरा रेयर है तो बेंडिंग हुई है अवे फ्रॉम नॉर्मल। और यहां पे आप अगर देखेंगे तो लाइट रे स्ट्रेट ट्रैवल हुआ है। आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड 2 केसेस हियर। यहां पे 2 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस में मान लो ये नॉर्मल है, ये रेयर है और ये डेंस है, और सेकंड केस में मान लो ये नॉर्मल है, ये डेंस है और ये रेयर है।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है मतलब लाइट रे ऐसा स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है, अगर लाइट रे स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है तो वो आगे भी स्ट्रेट ही जाएगा, रेयर डेंस फर्क नहीं पड़ता। यहां भी अगर लाइट रे स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है तो आगे भी स्ट्रेट ही जाएगा, डेंस रेयर फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गोइंग टू बी जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो गोइंग टू बी zero. Light ray travels a straight path if it is not inclined on a surface, if it is not making some non-zero angle with the normal. So as it is stated here, when the ray of light passes from rarer to denser, it bends towards the normal. When light ray passes from denser to rarer, it bends away from normal. When light rays incident normally on the surface, it passes without change in direction. These are the three basic ideas that you need to understand. Now, talking of atmospheric refraction, हमारा जो डे टू डे लाइफ है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहां पे रिफ्रैक्शन होता है, हमारे ध्यान में नहीं आता, फिर हमको पता नहीं चलता। उसमें से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब क्या? इफ दिस इज द अर्थ सरफेस एंड दिस इज द एटमॉस्फेरिक लेयर, तो ये पूरे लेयर में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इस पूरे लेयर में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे एक ही डेंसिटी में नहीं है, एक ही डेंसिटी में नहीं होते। हो सकता है शुरू में द लेयर इज मोर डेंस, देन स्टार्ट बिकमिंग रेयर, इट गोज ऑन बिकमिंग रेयरर। बोलने का मतलब ये है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के आसपास कुछ हाइट तक देयर इज पोल्यूशन, देन देयर इज नो पोल्यूशन, राइट? सो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो डेंसिटी है वो धीरे 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 ग्रेजुअली चेंज होती जाती है, इट गोज ऑन चेंजिंग, एंड दैट इज द रीजन लाइट रे व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर टू इनसाइड द एटमॉस्फेयर, इट डज नॉट कैरी और फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन में लाइट रे एटमॉस्फेयर में ट्रैवल नहीं होता, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हमको एग्जांपल्स में देखने मिलेगा कि ऐसा नहीं होता। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज मिराज, the second is change in position of stars, then there is twinkling of star, and then there is early sunrise and sunset, early sunrise and delayed sunset, early sunrise and delayed sunset. These are 4 atmospheric observations which are due to what? Which are due to refraction. Let us try and put some light on each of them. Okay, so the very first concept under atmospheric refraction is mirage. And what is mirage? A traveler on a hot day experiences a reflection kind of a thing at long distance from a car or wherever is traveling. उसको लगता है कि जहां वो ट्रैवल कर रहा है उससे थोड़ी दूर पर पानी है और उस पानी के अंदर रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अच्छा, ये फीलिंग आने की वजह ये है कि ये जो भी टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं वहां से जो भी लाइट रेज स्ट्रेट निकल रहे हैं, वो निकलते तो हैं स्ट्रेट, लेकिन विथ टाइम दे स्टार्ट बेंडिंग। Because of what they start bending because of the hot air. इस surface के ऊपर there is hot air का layer, and because of which this bending happens, and because of the bending it happens so much that the light rays start going back to the observer. जहां पे observer है वहां पे वो light rays इस तरह से जाते हैं कि बंदे को लगता है कि यहां पे मुझे रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब वहां पे पानी होगा, राइट? जो लाइट रेज यहां से निकल रहे हैं वो ऑब्जर्वर को इस तरह से जा रहा है, विच मीन्स कि यहां से कुछ तो इमेज फॉर्मेशन हो रही है। सो दैट इज द रीजन इट अपीयर्स टू बी दैट देयर इज अ इमेज बट देयर इज नो इमेज एज सच, इसलिए इसको बोला गया है ऑप्टिकल इल्यूजन। मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन कॉज्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इन दिस केस air near the road or surface of the desert becomes hot and become rarer than the air above it. Hence, refractive index of the air goes on increasing with increase in the height. जो refractive index है वो बढ़ते जा रहा है height के साथ. This causes change in the direction of rays according to what? According to the laws of refraction. Laws of refraction के तहत वो bending होना शुरू होता है, because जैसे आपका air cold से hot या hot से cold होता है उसकी डेंसिटी चेंज होती है और डेंसिटी चेंज होने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है. एज ए रिजल्ट, रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स इमेज फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन ऐसा कुछ एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है. दिस इज सिंपली एन ऑप्टिकल इल्यूजन. व्हाट डज दैट मीन? कि डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली, राइट? मूविंग अहेड, this is kind of
द ऑप्टिकल इल्यूजन वी आर टॉकिंग अबाउट। ये कई दफा आपको देखने मिलता है। नाउ देन देयर इज अपैरेंट चेंज इन पोजिशनिंग ऑफ द स्टार। स्टार का जो पोजिशन है वो रियल पोजिशन ये है और अपैरेंट पोजिशन मतलब आपको दिखने वाला पोजिशन ये है। अब होता यह है कि लेट अस से दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, देयर इज समवन स्टैंडिंग हियर, ओके, नाउ देयर इज अ स्टार हियर। अब स्टार से जो लाइट निकलती है उसको जाना चाहिए सीधे, बट वो ऐसे बेंड होके आती है। अब वो बेंड होने की वजह से बंदे को लगता है कि ये जो लाइट रे है उसको अगर मैं स्ट्रेट खींचूं तो स्टार मेरा यहां है, बिकॉज यू डोंट सी इन अ कर्व्ड पाथ। आपको लगता है कि जो लाइट रे मेरे को आ रही है उसी डायरेक्शन में स्टार है, लेकिन लाइट रे आपको जो आ रही है, ये जो लास्ट का पार्ट स्ट्रेट है, इसको आप खींचेंगे आगे तो दिस इज द स्टार यू फील, बट दिस इज द स्टार एक्चुअली। इसलिए रियल पोजीशन जो स्टार का है वो कुछ अलग होता है और आपको जो लगता है वो कुछ अलग होता है। स्टार्स आर सेल्फ इल्यूमिनेटिंग एंड कैन बी सीन एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। They appear to be point sources because they are at a very large distance from us. As the density of air increases with lowering height, ध्यान दो, as the density of air increases with lowering height, जैसे जैसे आपका हाइट कम हो रहा है, जैसे जैसे आप अर्थ के नजदीक आ रहे हो, एयर डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। above the surface of earth the refractive index also increases, इसलिए तो बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है। बेंडिंग कैसे हो रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है। स्टारलाइट कमिंग टूवर्ड्स अस ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड कॉन्स्टेंटली बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, कॉन्स्टेंटली बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। दिस मेक्स द स्टार अपीयर्स टू बी हाई इन द स्काई एज कंपेयर टू इट्स एक्चुअल पोजीशन। जो भी उसका एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा और ऊपर वो स्टार होगा ऐसा अपने को लगता है, लेकिन वो उतना दूर एक्चुअली है नहीं। उसका जो एक्चुअल पोजीशन है वो काफी हद तक नीचे है, उतना ऊपर नहीं है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, what is twinkling of star? Light twinkles, we have heard of stars twinkling, लेकिन twinkling of star क्या है? twinkling of star भी एक atmospheric refraction का outcome है। क्या है? atmospheric refraction का outcome है। What happens is the apparent position of the star keeps changing a bit. position of star जो है वो constant नहीं है कि वो change होता रहता है। क्यों change होता रहता है? because as you go away the air layers are changing, and since air layers are changing the density keeps changing, and since the density keeps changing the actual position of the star which is actually fixed appears to be changing। हमको जो दिखता है वो appear होता रहता है, हमको जो दिखता है वो change होते रहता है, और उस change होने का reason है atmospheric changes। this is because of the motion of atmospheric air and changing air density and temperature। air density और temperature तो बदल ही रहा है, लेकिन atmospheric air क्या होता है, वो move होता है। एटमॉस्फेरिक एयर मूव हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल पोजीशन या फिर अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। इसकी वजह से क्या होता है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस चेंज द पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार कीप्स चेंजिंग एंड दैट अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। अब स्टार का जो पोजीशन है वो बदले जा रहा है, स्टार का जो ब्राइटनेस है वो बदले जा रहा है, तो स्टार का पोजीशन का बदलना, स्टार के ब्राइटनेस का बदलना हमको ट्विंकलिंग इफेक्ट देता है। आर स्टार्स एक्चुअली ट्विंकलिंग, वो बंद चालू बंद चालू बंद चालू हो रहा है क्या, वो ट्विंकल हो रहा है क्या, नहीं, वो कॉमन सोर्स ऑफ लाइट है, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन हो ये रहा है कि स्टार से हमारे तक आने वाली जो लाइट है उसके बीच जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर मूव हो रहा है, उसमें टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, उसमें डेंसिटी कम ज्यादा हो रहा है, और इन सब के चलते उस स्टार का फाइनल पोजीशन या फिर अपैरेंट पोजीशन, अपैरेंट मतलब, अपैरेंट वर्ड का मतलब है नॉन रियल, नॉन रियल मतलब जो लग रहा है बट है नहीं। तो जो भी अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, दैट इज वन थिंग। और दूसरी बात जो ब्राइटनेस है, अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस है वो भी कम ज्यादा हो रहा है, और इन सब के चलते हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के शिकार बनते हैं। एक्चुअली स्टार्स ट्विंकल हो नहीं रहे। सो दैट इज अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल? So this is because planets are much closer to us compared to the stars. Therefore, they do not appear as point sources. They do not appear as point sources is one of the very key reasons, but appear as collection of point sources.
Because of changes in atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of individual point source change, but the average position and total average brightness remains unchanged, and hence planets do not twinkle. Planets जो है ना वो हमको पॉइंट सोर्सेस की तरह नहीं लगते, जबकि स्टार्स हमको पॉइंट सोर्स की तरह लगते हैं, एक बहुत छोटे सोर्स की तरह लगते हैं. इसका रीजन ये कि स्टार्स काफी दूर है, प्लैनेट्स थोड़े से, दे अपीयर टू बी क्लोजर टू अस, एंड हेंस दैट्स द रीजन दे डू नॉट अपीयर टू बी एज पॉइंट सोर्स. अगर वो पॉइंट सोर्स नहीं है तो उसका एवरेज ब्राइटनेस जो है वो, उसका एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो, उसका पोजीशन जो है वो, ये सब उतना फ्रीक्वेंटली नहीं बदलता जितना एक स्टार का बदलता है. इसलिए स्टार्स ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स अनफॉर्चुनेटली ट्विंकल नहीं करते. अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट. होता क्या है, मान लो ये अर्थ सरफेस है, यहां पे कोई खड़ा है, यहां से सनराइज होने वाला है और यहां पे सन सेट होने वाला है, राइट. तो जैसे ही सन यहां पे आया, अब इस बंदे को डायरेक्टली तो यहां तक का ही दिखने वाला है और यहां तक का ही दिखने वाला है, लेकिन हो क्या रहा है, जो सन रे ऐसे निकल जाना चाहिए था स्ट्रेट, वो अगेन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर बेंड होता है और बंदे को दिखाई देता है. बेंड होकर बंदे को दिखाई देता है. मतलब क्या, सन से जो एक्चुअली रेज आ रहे हैं, सन से जो एक्चुअली रेज आ रहे हैं, जिनको एक्चुअली हमारी आंखों तक नहीं पहुंचना चाहिए था, वो हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं बिकॉज वो बेंड होकर हमारे पास आ रहे हैं. दे आर सपोज टू गो लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ बेंडिंग दे कम लाइक दिस. इसलिए सनराइज होने के पहले से हमको सन दिखना शुरू हो जाता है, दैट इज अर्ली सनराइज. और यहां पे एक वर्ड मिसिंग है विच इज डिलेड सनसेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलेड सनसेट? कि सन सेट होने के बाद भी, मान लो सन यहां पे सेट हो गया, अब यहां से जो रे वो निकल जानी चाहिए, हमको दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन ये रे भी बेंड होकर हमारे तक आती है और हमको सन दिखाई देता है. मतलब सेट होने के बाद भी सन हमको दिखाई देता है. ऐसा क्यों? बिकॉज उससे जो रेज आ रहा है, जो हमको एक्चुअली क्रॉस करके निकल जाना चाहिए था, वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से बेंड होकर हम तक आ रहा है, हम उसको देख पा रहे हैं. इसलिए देयर इज अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट. बाय सनराइज वी मीन द अपीयरेंस ऑफ सन अबव द होराइजन, but when sun is somewhat below the horizon, its light rays are able to reach us along a curved path due to their refraction through Earth's atmosphere as shown in the figure. Also, we see the sun even before it emerges above the horizon. Same thing happens at the time of sunset, and we keep seeing the sun for a short while even after it goes below the horizon. मतलब सनराइज में होराइजन के ऊपर आने के पहले से सन का दिखना is because of atmospheric refraction, और शाम को सनसेट में होराइजन के नीचे जाने के बाद भी सन दिखना is due to delayed sunset. So that is early sunrise and delayed sunset. एक छोटा रिकैप लेना हो तो ये चारों, मिराज, पोजिशन ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और अर्ली सनराइज डिले सनसेट, ये चार चीजें थी जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पार्ट थी और हमको पढ़ना था, और हमने चारों केसेस ढंग से सीख लिए. Now, dispersion of light. What is dispersion of light? Dispersion word का meaning क्या है? The process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called as dispersion of light. Light जो है, white light जो है, it is made up of 7 colors of Vibgyor, और white light का किसी एक मीडियम से पास होके, किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होके, किसी एक प्रोसेस से पास होके, किसी एक एंटाइटी से पास होके अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स होने की प्रोसेस को dispersion of light बोलते हैं. What is dispersion of light? It is simply the process of separation of light into its component colors while passing through a medium. Also, our eyes are sensitive to radiation of wavelength 400 nanometer to 700 nanometer. ये wavelength का जो radiation range है, उसकी वजह से हमको dispersion का अभाव या dispersion का effect मालूम पड़ता है. Now, let us get into dispersion in a bit detail. Why dispersion of light takes place in a medium? In vacuum, the velocity of light rays of all frequencies are the same. Vacuum में क्या होता है? Vacuum में सारे light rays की जो velocity हो क्या होती है, frequency जो होती है, same होती है. They all have the same frequency, but the velocity of light in a medium depends on the frequency of light, and thus different colors travel with different velocities. अगर एक medium में बात करूंगा तो वहां पे सबकी frequency same नहीं होती, हर रे की अपनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से मुझे कलर्स सेपरेटली दिखाई देते हैं. वैक्यूम में क्या होगा, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, इसलिए सारे कलर्स
एक ही लेंथ में, एक ही रेंज में, या फिर एक ही स्पीड में, एक ही फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करेंगे, सेपरेशन मेरी नजर में नहीं आएगा। लेकिन वही अगर मीडियम में ट्रैवल करता है तो फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से कलर्स विल ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज, देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग होता है। Thus, even when white light enters into a single medium like glass, the angles of refraction are different for different colors. हर कलर का अपना एक अलग angle of refraction होता है. They are all not following the same angle of refraction. So, when white light coming from sun through air enters any refracting medium, it emerges as a spectrum of 7 colors. ये 7 colors का spectrum बनने के पीछे का reason ये है कि सिंस एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसीज विल बी डिफरेंट, वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट, एंड हेंस कलर्स विल बी डिफरेंट बिकॉज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी डिफरेंट. We'll try to understand what is partial reflection and total internal reflection. Now talking about partial reflection and total internal reflection, सबसे पहली बात हमको ये समझना जरूरी है कि ये फिनोमेना, ये प्रोसेस सिर्फ तभी होगा जब लाइट रे ट्रैवल कर रहा है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में. This happens only and only when light is traveling from denser medium to rarer medium. अब इसमें होता क्या है? We know जब light ray denser medium से rarer medium travel करेगा तो it is supposed to go away from the normal. As we have already established the concept of refraction, we know अगर light ray denser medium से rarer medium में travel करेगा, so after refraction light is supposed to go away from the normal. अब away from the normal जाने की प्रोसेस में जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो, वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है. एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा 90 डिग्रीज, विच मींस समथिंग लाइक दिस. एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाएगा. लाइट रे जो है वो सरफेस को गेज करता हुआ निकल जाएगा. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90. तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. इट इज नोटेड लाइक दिस, I with a small c. So that angle of incidence to which angle of refraction becomes 90 is called as critical angle. ठीक है, so let us proceed. So partial reflection क्या है? When light ray enters a rarer medium from a denser medium, it gets partially रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड. जब कभी आपका लाइट एक डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा हो, उसका थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा सा पार्ट रिफ्रैक्ट होता है. लेकिन जैसे ही आपका क्रिटिकल एंगल एक्सीड कर जाए, जैसे ही आपका इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल को एक्सीड कर जाए, रिफ्रैक्ट कुछ नहीं होता, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होता है. उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इट गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड, दैट इज पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड कम्स बैक इनटू डेंसर मीडियम एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन. तो पार्शियल रिफ्लेक्शन क्लियर है कि थोड़ा भाई रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा रिफ्रैक्ट होगा. क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम. देखो वापस एक बार बता रहा हूं, लाइट रे का डेंसर टू रेरर जाना जरूरी है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम के ट्रैवल में काम करता है. तो जब कभी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जाएगा, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. When the angle of incidence becomes greater than critical angle, the angle of refraction becomes more than 90. Thus, all light gets reflected. All the light gets reflected back into denser medium. This is called as total internal reflection. Total internal reflection इस phenomena को बहुत commonly TIR बोला जाता है. और TIR कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे इस तरह से इंसिडेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, अगर आपकी इंसिडेंट रे इस तरह से इंसिडेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो लाइट रे पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट कुछ नहीं होता. हेंस इट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लेट अस सी थिंग्स डायग्रामेटिकली. नाउ व्हेन यू गो टू लुक एट द डायग्राम, यू विल रियलाइज कि लाइट रे हमेशा डेंसर से रेरर में जा रहा है. सो दिस इज फर्स्ट केस, लाइट रे इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, थोड़ा रिफ्लेक्ट भी हुआ. ये सेकेंड केस, रिफ्रैक्ट हुआ, थोड़ा रिफ्लेक्ट भी हुआ. ये थर्ड केस जहां पे रिफ्रैक्ट ऐसे हुआ कि एंगल क्या बन गया 90. लुक एट द थर्ड केस जहां पे लाइट रे
रिफ्रैक्ट इस तरह से हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया 90। उसके बियॉन्ड अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो तो पूरी की पूरी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा। अगर आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट कुछ नहीं होगा। So as the ray of light travels from denser to rarer medium, angle of refraction increases with the angle of incidence as refractive index remains constant. At certain angle of incidence, angle of refraction becomes 90. This is called as critical angle. If the angle of incidence is greater than critical angle, the ray will travel back in denser medium. This is called as total internal reflection. और total internal reflection जब होगा तो आपका R90 बन जाएगा। R90 बनने की वजह से refractive index of second medium with respect to first medium is sin I upon sin 90, Snell's law। हमको पता है sin 91 है, so this will turn into refractive index of second medium with respect to first medium is equal to sin I upon 1। So basically you'll finally get what, कि sin of angle of incidence will be refractive index of second medium with respect to the first medium, sin 91 बन जाता है। So that is how basically total internal reflection takes place। I'll revise once again। Total internal reflection, TIR, is a phenomena that happens when light travels from a denser medium to rarer medium under a particular condition of angle of incidence being more than the critical angle. Moving further, अब rainbow. We all have been seeing rainbow since our childhood, but very few know that it is basically a combination of two concepts of optics. Optics के दो major concepts का result है rainbow। पहला कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन और दूसरा कॉन्सेप्ट है टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रे आया, ये वाटर बबल है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हुआ। रिफ्रैक्शन होने के बाद यहां पे क्या होता है, यहां पे टीआईआर होता है, यहां पे टीआईआर होता है और यहां पे रिफ्रैक्शन होता है, और दोबारा वापस यहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। नाउ यहां पे रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है, एयर टू वाटर, वाटर टू एयर। और यहां पे टीआईआर क्यों हो रहा है, बिकॉज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाने को ट्राई कर रहा है। सो रेनबो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेना। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज डिस्पर्शन, व्हाइट लाइट जब स्प्लिट होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। सो लेट अस मेक अ करेक्शन हियर। रेनबो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कॉन्सेप्ट्स, dispersion, refraction and total internal reflection. It can be seen mainly after a rainfall. Small droplets of water act as small prisms. When light rays from sun enter these droplets, it gets refracted and dispersed. यहाँ पे क्या हुआ, refraction और dispersion. Then there is internal reflection. Here is internal reflection as shown in the figure. And after that, once again the light gets refracted while coming out of the droplet. As these three processes together produce the rainbow. अगर आपको rainbow किसी को explain करना है तो you must be aware of three concepts of optics. पहला dispersion, white light splitting into constituent colors. दूसरा refraction, light ray bending when it is traveling from one medium into another. और तीसरा internal reflection, जहां पे light ray एक particular boundary पे incident होके return आएगा, और वो तब होगा जब light ray travel कर रहा है denser medium से rarer medium में. So that is about formation of rainbow. And after having done with all of these concepts, what remains in this chapter is numericals. So let us have a look at the numericals. So in the first question we are given that कि एक मीडियम है और उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है, 1.5 into 10⁸ meters per second. हमसे पूछा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब हमको और एक बात पता होनी चाहिए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज नथिंग बट 3 into 10⁸ meters per second. This is something that we should know. अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कभी आप किसी मीडियम का निकालते हो, दैट इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर। उसका फॉर्मूला क्या आएगा, इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ लाइट और लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या है हमको पता है, इट इज 3 into 10⁸ meters per second, and velocity of light in medium is given as 1.5 into 10⁸ meters per second. These get cancelled. This is 2 times. Therefore, the absolute refractive index of medium is going to be nothing but 2.
दैट्स योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी था, हमको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम दे रखा था, हमको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर पता है, उन दोनों के चलते हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके लिए एक चीज पता होनी जरूरी है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला मतलब विद रेस्पेक्ट टू एयर है, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट वी यूज फॉर कैलकुलेटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। So in the second question, if you see, we are given absolute refractive index of gas, which is nothing but 3:2. मतलब glass with respect to air is 3/2. Absolute refractive index of water is given as 4/3. मतलब water with respect to air is 4/3. हमसे पूछा है refractive index of glass with respect to water, तो हमको निकालना है glass with respect to water. Now glass with respect to water क्या रहेगा? Velocity इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, ये हमको चाहिए। हमारे पास है क्या? वेलोसिटी एयर, वेलोसिटी ग्लास है, और वेलोसिटी एयर, वेलोसिटी वाटर। वी नीड वाटर अबव, सो हम क्या करेंगे? हम इसको उल्टा कर देंगे। सो व्हाट विल राइट डाउन हियर? वेलोसिटी वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी एयर अपॉन वेलोसिटी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी एयर, राइट? So you have what? You have air with respect to water. तो water is with respect to air क्या आएगा? 3/4 आएगा, उसका उल्टा। Similarly, you have what? Air with respect to glass. यहाँ पे क्या चाहिए? Glass with air, उसका उल्टा, which is nothing but 2/3. You solve it further, you get 3/4 into 3/2, which is what? 9/8. So that's your answer. The refractive index of glass with respect to water, which is actually written as this, is nothing but 9/8. So that is the final answer, and those are the two numericals they can expect in your exams. Please practice the solved numericals, solved examples from the textbook on your own. Giving a short recap of things that we studied today. अगर आज के चैप्टर को हमको सम अप करना हो तो हमने क्या क्या सीखा? We kind of studied denser to rarer and rarer to denser का bending. Okay. We also studied, अगर उल्टे डायरेक्शन में आऊं तो मैं स्पेक्ट्रम, वी कुड स्टडी मिराज, स्टार, अर्ली सनराइज, डिलेड सनसेट एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. वी कुड ऑल्सो स्टडी बेंडिंग ऑफ लाइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी ऑल्सो गॉट टू नो व्हाई do we have 7 colors in white light. While light traveling from one medium to another, हमको ये पता चला कि हम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर से उसकी डेंसिटी किस तरह से जज कर सकते हैं. ऑल्सो एट द सेम टाइम वी गॉट अ फॉर्मूला to understand the correlation between refractive indexes and velocities of light in medium 1 and medium 2. So these are all the things that we studied for today. That's all for today. This is Sachin Dubey. Welcome to Advice Learning once again. Keep studying. All the best.